हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम पहली क्लास जो शुरू करेंगे वो हम कंडक्ट रूल की पहली क्लास शुरू करेंगे। तो आज हम कंडक्ट रूल की पहली क्लास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। जो कुछ आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन में डायरेक्ट फंसेगा और बहुत आपको ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखना है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये है कंडक्ट रूल। ठीक है, ये है कंडक्ट रूल, CCS कंडक्ट रूल, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, जिस पे मैं यहाँ पर मार्क करते हुए चलूँगा वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1964 में ये आए हैं कंडक्ट रूल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है CCS कंडक्ट रूल, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है। 1964 में ये आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें जो है इसकी जो डेट है वो आए थे कब, 30 नवंबर 1964 के लिए। और इसमें जो टोटल रूल हैं वो हैं 25 रूल्स। ठीक है, 25 रूल इसमें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। कंडक्ट रूल ये बताते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ये जो है कंडक्ट रूल बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के लिए। यहाँ पर पहले से मैंने मार्क करके रखा है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है वो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो ये जो रूल है इन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्या, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अप्लाई होते हैं वो देखिएगा, ये जो अप्लाई होते हैं वो होते हैं किस पर, जो पर्सन अपॉइंटेड हैं सिविल सर्विसेज में। ठीक है, इंक्लूडिंग सिविलियन इन डिफेंस सर्विस। तो डिफेंस सर्विस में सिविलियन हैं उन पर ये जो है अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका आएगा इसी तरीके से आएगा कि जो कंडक्ट रूल हैं वो इनमें से किन पर अप्लाई होते हैं। तो सेम यही लैंग्वेज लिखी होगी कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू सिविल सर्विस और पोस्ट इंक्लूडिंग सिविल डिफेंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तो इसी तरीके से लैंग्वेज लिख कर आती है, आपको यही लैंग्वेज याद रखनी है। ठीक है, और किन पर दोस्तों ये लागू होते हैं, ऑनरेरी वर्कर्स जो होते हैं उन पर ये लागू होते हैं। गवर्नमेंट कमेटी जो बनाती है उसके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उन पर भी ये रूल्स जो है लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है ये रूल किस पर अप्लाई नहीं होते। ठीक है, ये रूल जो है किस पर अप्लाई जो है नहीं होते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। रेलवे जो यहाँ पर है, रेलवे पर ये रूल अप्लाई नहीं होते। रेलवे सर्वेंट जो हैं या फिर जो जिन्होंने पोस्ट होल्ड कर रखी है रेलवे बोर्ड में, वो यहाँ पर अप्लाई ये रूल नहीं होते। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होते। ऑल इंडिया सर्विसेज पर ये रूल अप्लाई नहीं होते, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट ने जिसे एक्सोनरेट इसे कर रखा है इस रूल से बाहर स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, उस पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होते। PSU पर ये रूल अप्लाई नहीं होते। पोस्टल डिपार्टमेंट पर, ED एजेंट पर सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रूल जो है अप्लाई नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन में आप देखेंगे गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल सर्विस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये है गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब, कोई भी व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है सिविल सर्विस में, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली में कौन कौन होता है। तो मतलब पूछा जाएगा कि कंडक्ट रूल का फैमिली का डेफिनेशन आप बताएं, तो आपको याद रखना होगा क्या है फैमिली में इसके कौन कौन होता है। ध्यान रखिएगा, फैमिली में वाइफ और हस्बैंड ये इसकी फैमिली में होते हैं। ठीक है, वेदर रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहते हो या नहीं। ठीक है, डज नॉट इंक्लूड वाइफ और हस्बैंड। ठीक है, इसमें वाइफ और हस्बैंड जो है मतलब इसके साथ मतलब ये इसमें नहीं है साथ रहते हो या नहीं, इसमें जो है वो अलग अलग भी रह सकते हैं। बाकी जो है इनमें सन, डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर ये सब इसके फैमिली के पार्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है होली डिपेंडेंट होनी चाहिए इस पर। और इसमें क्या है, या मैंने देखिए अलग कलर से यहाँ पर मार्क किया है, बट नॉट इंक्लूड अ चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड। ठीक है, अ चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर बिल्कुल सेम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनी अदर पर्सन जो कि यहाँ पर बाय ब्लड और बाय मैरिज, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ
या फिर उसके हस्बैंड से किसी प्रकार रिलेटेड है, वो उसकी फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं शॉर्ट में बताऊँ मैं आपको, तो आपको याद रखना है स्पाउस, सन, डॉटर, स्टेप सन और डॉटर। ठीक है, ये क्या है, इसकी फैमिली का हिस्सा है। इसके अलावा एनी पर्सन जो रिलेटेड है गवर्नमेंट सर्वेंट से या उसकी स्पाउस से किसी भी तरीके, मतलब इसमें बाय ब्लड या बाय मैरिज, तो वो इसका हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुडिशियल सेपरेट स्पाउस, ठीक है, जुडिशियल सेपरेट स्पाउस हिस्सा होती है फैमिली का नहीं कंडक्ट रूल में, तो ये नहीं होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो चाइल्ड डिपेंड नहीं है, उसमें लिखा है कि चाइल्ड नॉट डिपेंड, तो ये हिस्सा है या फैमिली का नहीं है, तो ये फैमिली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आएगा सेम। ठीक है, थर्ड जो रूल है उसे देखिएगा जनरल। इसमें क्या बताया गया है, थर्ड रूल में आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट सेल ऑल टाइम्स, ठीक है, ऑल टाइम्स हमेशा वो जो है इंटीग्रिटी बनाकर रखेगा, डिवोशन टू ड्यूटी, अपना जो है ड्यूटी के लिए हमेशा डिवोट रहेगा, डू नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब ना बनाए, उसके अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं करेगा। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल, मतलब डिटेल में क्या है एक बार नज़र मार लीजिएगा, बट ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर बता दिए इसके पॉइंट। बाकी यहाँ भी आप ये जो है जैसे इसमें दिया गया है कि मेंटेन हाई एथिकल स्टैंड एंड ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदार रहेगा और हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाकर रहेगा, मेंटेन पॉलिटिकल नेचुरलिटी बनाकर रहेगा, किसी नहीं है किसी पॉलिटिकल पक्ष में आ जाए, हमेशा न्यूट्रलिटी रहेगा। तो ये सब बातें हैं, ये सब आप इसमें पढ़िएगा, और बाकी तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा इसके बाद 3A, रूल नंबर 3A क्या कहता है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। प्रॉम्प्टनेस मतलब विदाउट डिले, मुस्तैदी, हमेशा मुस्तैदी पर रहेगा, और कर्टसी, कर्टसी मतलब होता है शिष्टाचार। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल, ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट इन डिसकर्टियस मैनर, मतलब डिसकर्टियस मैनर से जो है वो काम नहीं करेगा, एकदम शिष्टाचार से वो जो है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से देगा, ड्यूटी अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर पूछा जाएगा रूल 3A किससे संबंधित है, आपको याद रखना है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। ठीक है, 3B क्या कहता है, ये आप देखिएगा, 3B कहता है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, तो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट सेल एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, हम जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार मतलब चलेगा, चाहे उसका मतलब उसकी शादी की एज की बात हो, और चाहे प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज जो है उसकी रक्षा की बात हो, तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉलो करना होंगे हमेशा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हो, तो ये किसी भी बात में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उन्हें फॉलो करेगा, तो ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये आपको 3B याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 3C। 3C में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल इंडल्ज एनी एक्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सेक्सुअल हरेसमेंट ये जो है इस तरीके के किसी भी काम में अपने आप को लिप्त नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सेक्सुअल हरेसमेंट जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो आप ध्यान रखिएगा। पहला इसमें बताया गया है फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांस, किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल फेवर की किसी भी तरीके की डिमांड, ये किस में आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड, ठीक है, तो ये भी सब जो है, और शोइंग पोर्नोग्राफी दिखाना, या फिर एनी अदर अनवेलकम फिजिकल या वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट, ये सब क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की इसमें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स, ठीक है, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट डज नॉट इंक्लूड, तो इनमें से 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बाकी एक अन्य ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यहाँ पर याद रखना है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर डिमांड, सेक्सुअल फेवर, फिजिकल या वर्बल जो कंडक्ट है वो, ये सब जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके अलावा बताया गया कि
ये भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। ये भी इसमें बताया गया है क्या, इसमें क्या, ऐसे एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट में कोई जैसे लड़की वगैरह है वर्क कर रही है, उसके लिए एक स्पेशल तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रेफरेंस देते हैं कि आपको इतनी जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा ये, या फिर हम आपको इतनी जल्दी और आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये भी सब सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। या एक्सप्लिसिट थ्रेट, मतलब एक्सप्लिसिट थ्रेट मतलब बहुत ज़्यादा डर का जो है उसे डराना या फिर धमकाना, ये भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, उसे डराना कि उसका फ्यूचर हम जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़राब कर देंगे, या फिर अभी प्रेजेंट में आप यहाँ काम नहीं कर पाओगे, इस तरीके से किसी भी प्रकार का जो एक्सप्लिसिट थ्रेट है उसका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो ये भी सब सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें जो यहाँ पर आप देखेंगे चौथा है इंटरफ्रेंस विद हर वर्क इंटिमिडेटिंग हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, उसके जो वर्क इन्वायरमेंट है वो अपने मतलब उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपने एक तरीके से हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट बना दिया है, तो वो भी ये जो सब है सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप अपमानजनक व्यवहार उसके साथ कोई कर रहे हैं, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये सब उसी का ही पार्ट है। तो ये आपको लाइन बाय लाइन थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, बाकी एग्जाम में आप डायरेक्ट इसमें देख लेते हैं। ठीक है, और ये सब जो दिया गया है वो वर्क प्लेस के लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप पढ़ रहे हैं एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ वर्क प्लेस, तो जो वर्क प्लेस क्या है पूछा जाता है कि वर्क प्लेस इंक्लूड्स, तो आपको एक बार थोड़ा सा इसमें पढ़ लेना है। एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट और एस्टेब्लिश्ड आउंड एंड कंट्रोल्ड बाई होली या फिर सब्सटेंटली फाइनेंस फंडेड बाई गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, स्टेडियम है, कॉम्प्लेक्स, कंपटीशन, गेम वेन्यू या फिर रेजिडेंशियल या फिर इसके अलावा ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और एनी अदर एक्टिविटीज़, ये सब जो हैं वर्क प्लेस के इसमें कैटेगरीज में आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ड्वेलिंग प्लेस, जो भी इसका निवास स्थान है या उसका घर, ये सब जो है या यहाँ पर उसका जो है वर्क प्लेस की कैटेगरी में आती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी जैसे मान लीजिए आपकी ऑफिस से कोई ट्रांसपोर्ट जाता है, आप उसमें किसी तरह की जो है मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है बदतमीजी करता है, तो ये सब वर्क प्लेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर रूल नंबर 4 क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी भी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने निजी संबंध, जो निजी मतलब उसके संबंध में है, उसके रिश्तेदार हैं या कोई और जो सगा संबंधी है, उससे जो है फ़ायदा ना पहुंचाए या उससे जॉब वगैरह ना लगवाए, इससे रिलेटेड ये जो है रूल है। तो आप यहाँ पर देखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल यूज़ हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस, मतलब वो अपनी पोजीशन का किसी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, और जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रीवियस सैंक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ड का यूज बहुत ज़्यादा किया जाएगा इसमें। एक्सेप्ट द प्रीवियस सैंक्शन द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड डॉटर डिपेंडेंट, इसमें क्या दिया गया है, अगर किसी जो क्लास 1 ऑफिसर है और उसकी अगर मान लीजिए डीलिंग है किसी जैसे किसी भी कंपनी के साथ उसके ऑफिशियल डीलिंग है, तो उसके साथ उस ऐसा नहीं है कि जैसे ऑफिशियल डीलिंग उसकी कहाँ, उसके जो वैसे मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क कर रहा है ऑफिस में, उसकी ऑफिशियल डीलिंग किसी कंपनी के साथ है ऑफिशियल डीलिंग, तो सोचे कि हम अपने बच्चे के लिए नौकरी पे लगवा दें या फिर हम किसी अपने रिश्तेदार के लिए नौकरी पर लगवा दें, नहीं लगवा सकता। अगर पहले से भी अगर वो उसका बच्चा या फिर कोई अन्य रिश्तेदार अपना जो निजी संबंधी है उसमें काम कर रहा है, तो उसकी भी जानकारी उसे क्या गवर्नमेंट के लिए देनी होगी। ठीक है, अगर ऑफिशियल डीलिंग है उसकी उस कंपनी के साथ, तो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीमेट सच एक्सेप्टेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है, अगर उसका मेंबर या फिर फैमिली मेंबर जो भी कोई हैं अगर उस ऑफिशियल डीलिंग वाली कंपनी में काम करता है, तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एनी मेंबर ऑफ हिज एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी, सेम ऐसा दोस्तों, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है किसी कंपनी को और उस कंपनी में उसका फैमिली मेंबर है, तो उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं देगा। अगर ऐसा देता है तो वो उसे अपने जो है गवर्नमेंट के लिए जो भी उसकी हायर अथॉरिटी है उसके लिए बताना होगा कि हाँ ऐसे ऐसे है, उसके बाद चाहे जो हायर अथॉरिटी जो भी फैसला ले वो कोई उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे इंटीमेट करना होगा। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कहता है, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स इलेक्शन, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इलेक्शन में या पॉलिटिक्स इसमें जो है पार्ट ले सकता है नहीं ले सकता है, उसके बारे में ये बताया गया है। रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है
कि टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस किस रूल में है, तो रूल नंबर आपको कंडक्ट रूल के रूल नंबर आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है 1-2, ठीक है। तो रूल नंबर 5 ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उसमें ना तो हिस्सा ले सकता है, ना तो उसे सब्सक्राइब कर सकता है, और ना ही उसमें किसी और प्रकार की मदद कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पहुंच गए कि इसका हिस्सा बनने के लिए, तो वो नहीं बन सकते, ठीक है। और इसमें एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टी वो है या नहीं है। देखिए जैसे दिया है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिविजुअल ऑफ प्रिवेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मतलब ये भी गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी होगी कि अपने फैमिली मेंबर को रोके ऐसी पार्टीज़ में भाग लेने से। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं, वो लोग फिर भी भाग ले लेते हैं, तो उसके लिए ये जानकारी जो है गवर्नमेंट के लिए बतानी होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें। और ये जो पॉलिटिक्स जो मतलब जो नेचर है इसका, जो हम इसका पॉलिटिकल पार्टी का, वो जो है किसके द्वारा डिसाइड होगा, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सेल मेक रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर द पार्टी इज पॉलिटिकल पार्टी और वेदर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जो पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी है या वो नहीं है, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह का आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई जो पार्टी है वो पॉलिटिकल है या नहीं है, वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा। गवर्नमेंट जो है उसके लिए डिसाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल कैनवेस, कोई भी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट प्रेरित नहीं कर सकता इसके लिए कि मतलब किसी को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी भी पार्टी को लेकर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हाँ, उसके पास कि गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पास वोट करने का अधिकार है, वो वोट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसमें ये याद रखना है कि जैसे द डिस्प्ले ऑफ, ये जो गाड़ी पर जो मतलब जैसे जो डिस्प्ले लगा लेते हैं गाड़ी पर, किसी पार्टी का नाम लिखवा लेते हैं या फिर कोई सिंबल लगा लेते हैं, तो ये भी जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ इसी से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है। जैसे यहाँ पर जैसे क्या क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, नॉट अलाउड। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। आरएसएस का पार्ट बनना गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अलाउड नहीं है। जमात ए इस्लामी, जमात ए इस्लामी, इसका मेंबर बनना भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो है अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक है आनंद मार्ग, उसके लिए भी आनंद मार्ग, ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन है ये, ठीक है। इसका मेंबर बनना भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अलाउड नहीं है। एक है दूरदर्शी पार्टी, और दूरदर्शी पार्टी जो है उसका भी दूरदर्शी पार्टी, इसका भी मेंबर बनना अलाउड नहीं है। और एक और है जिसका नेम है धर्म प्रचार संगठन करके कुछ है, धर्म प्रचार संस्था, ठीक है। धर्म प्रचार संस्था, इसका भी मेंबर बनना गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अलाउड नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे मतलब किसके लिए बन सकता है, तो भारत सेवक समाज एक पूछा जाता है कि भारत सेवक समाज का मेंबर बन सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट या नहीं। भारत सेवक समाज, तो हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट इसका मेंबर बन सकता है, बट उसके लिए नीड परमिशन, क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, नीड परमिशन। ऐसा पूछा जाता है कि ओनली इंटीमेट करना है या परमिशन नहीं चाहिए, तो आपको याद रखना है कि नीड परमिशन, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलिंग एजेंट बनना अलाउड है या नहीं। पोलिंग एजेंट, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, पोलिंग एजेंट, तो आप इसमें लिख देंगे नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। पोलिंग एजेंट बनना अलाउड नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर फिर भी वो बनता है तो फिर इसके लिए उसको फाइन या डिसिप्लिन प्रोसीडिंग है जो है वो उसके ऊपर चलाई जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इसमें जो है, एक मैं और बताता हूँ, एक इसमें संस्था है जिसे हम बोलते हैं क्या, संयुक्त सदाचार समिति, ठीक है, संयुक्त सदाचार
संयुक्त सदाचार समिति, इसके लिए जो है परमिशन की नीड नहीं है, इसका जो है ओनली इंटीमेट करना है। अगर इसका मेंबर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है तो सिर्फ इंटीमेट कर सकता है अपने डिपार्टमेंट के लिए और इसके मेंबर बन सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इतनी चीज़ है, बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? तो इसमें है नो, नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, एसोसिएशन कोई अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कह दिया है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ज्वाइन और कंटिन्यू ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट विच आर प्रीजुडिशियल, मतलब जिसका क्या हो, जो एसोसिएशन जो है वो किसी भी तरीके से इंटीग्रिटी पर या फिर मोरालिटी पर जो है राष्ट्र की, मतलब इंडिया की जो है हमारा देश है उसकी सोवरेनिटी पर किसी प्रकार से हानिकारक है तो वो उसका जो है मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, और जो एसोसिएशन जो है उसका नेचर कौन डिसाइड करेगा? अभी हमने पार्टी का नेचर देखा था, वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी, और इसका नेचर कौन डिसाइड करेगा? नेचर डिसाइडेड वाई, नेचर डिसाइडेड वाई कौन डिसाइड करेगा? इसका नेचर जो डिसाइड होगा वो डिसाइड करेगा एचओडी। यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा हुआ है नेचर डिसाइडेड बाय एचओडी। ठीक है, तो वो यहाँ पर डिसाइड करेगा। रूल नंबर 7 क्या कहता है? वो कहता है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन, और स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता, ना हड़ताल कर सकता है, ना वो प्रदर्शन कर सकता। ठीक है, यहाँ पर दिखा हुआ नो गवर्नमेंट सर्वेंट एंगेज हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन एनी डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी भी डिमॉन्स्ट्रेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता विच इज़ प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी। वही देश तो वही सेम है कि जो सोवरेनिटी के लिए हानिकारक है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, और उसे किसी भी स्ट्राइक में भाग लेने से अपने आप को रोकना है। ठीक है, और किसी भी प्रकार से वो जो है उसमें भाग नहीं ले सकता, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रूल नंबर 7 है इसका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि वो घेराव कर सकता है या बंद कर सकता है, तो घेराव इस तरीके से लिखा हुआ आता है, घेराव कर सकता है या फिर बंद कर सकता है, तो वो आपको क्या करना है? नॉट अलाउड। ये सब नॉट अलाउड है, वो से अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की, कनेक्शन विद मीडिया। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मीडिया के साथ कनेक्शन रखने से संबंधित ये रूल हैं, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, तो क्या लिखा हुआ है? नो, नहीं कर सकता, बट एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन। प्रीवियस सैंक्शन अगर उसके पास है तो वो जो है कनेक्ट कर सकता है मीडिया के साथ में, बट उसके लिए क्या है? मिनिस्टर या सेक्रेटरी या फिर जो भी हायर अथॉरिटी है उसके द्वारा जो अपॉइंट किया गया होगा कि आप जाके मीडिया के सामने ये बात रखिए, तो वो कर सकता है, बट उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्ट वो नहीं कर सकता। और कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अपने काम को लेकर बुक छापता है, हिज ऑफिशियल ड्यूटीज पब्लिश्ड ए बुक पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक मीडिया, तो वो पब्लिक मीडिया में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और अपनी बुक भी छापता है। बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अपनी जो है ड्यूटीज़ के जो है, मतलब जो उसकी ड्यूटी है उसको मतलब उसको प्रमाणित कर जो बुक छापता है तो वो छाप सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है, लेकिन जो बुक छापता है उसमें अपने खुद के व्यू रखेगा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के व्यू रखेगा, गवर्नमेंट के व्यू नहीं, पर्सनल व्यू रखेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी एम्प्लॉय जो है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर सकता है क्या? तो नो, नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म एक गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, ये आप याद रखिए। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसमें क्या है? एक्सेप्शन आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाली लाइन पड़ेगा, बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय हिम एन ऑफिस बियरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द पर्पज ऑफ सेफगार्डिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस सच गवर्नमेंट सर्वेंट। जो ट्रेड यूनियन होते हैं और एसोसिएट्स होते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं वो कुछ नीतियों का विरोध करते हैं अपने जो भी अपनी जो कंडीशन है वो बताने के लिए। ठीक है, सेफ गार्डिंग द कंडीशन बताने के लिए, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, उस पर है, बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता, ये इसमें रूल में दिया गया है। तो बस इतना ही इसमें याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन
बनता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट करता है तो उस पर जो है डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, ठीक है। और क्योंकि जो क्रिटिसाइज है उससे जो है इसमें क्या लिखा है, विच इज़ कैपेबल एम्ब्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो सेम बात है, मतलब जिससे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन के उस पर नहीं बोल सकता, तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, ये आपको याद रखना है। रूल 10 कहता है एविडेंस बिफोर कमेटी और अदर अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो जो एविडेंस जो है वो रख पाएगा या नहीं, तो नो नहीं रख सकता एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर प्रीवियस सैंक्शन उसके पास है तो वो जो है कमेटी के सामने जाके क्या कर सकता है, एविडेंस के लिए रख सकता है, ये अगर उसके पास प्रीवियस सैंक्शन है तो, ठीक है। इसके अलावा नो एविडेंस शैल बी क्रिटिसाइज, और कोई भी जो एविडेंस है वो जो है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा ये रूल जो है कहाँ लागू नहीं होगा, अगर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया है किसी एविडेंस को रखने के लिए तो वो यहाँ पर रख सकता है। इसके अलावा जैसे कि पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें जाके एविडेंस रखना हो, गवर्नमेंट ने कहा है तो वहाँ जाके रखना पड़ेगा। या फिर जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है तो वहाँ भी ये रूल अप्लाइड नहीं होगा, वहाँ जाके गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है एविडेंस रख सकता है। इसके अलावा कोई हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा सबऑर्डिनेट को एविडेंस रखने के लिए कहा गया है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, तो वहाँ भी उसके लिए जो है एविडेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्राइवेट इंक्वायरी है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट में इन तीनों में तो ये रूल कोई दिक्कत भी नहीं है, लागू नहीं है, बाकी उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक बार मैं और आपको यहाँ अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखिएगा, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है परमिशन लेने के लिए, और इंक्वायरी चल रही है जुडिशियल इंक्वायरी तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब जो है यहाँ पर एविडेंस रखने के लिए। और उसके अलावा एविडेंस के लिए जब आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं रखता है तो वो सेल वहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को, ये आपको बहुत अच्छी तरह यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए तो वो आप यहाँ पर देखिएगा। डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कहीं पर आपसे कोई मीडिया वाला आ जाए और पूछे डायरेक्ट सर आप इस केस पर काम कर रहे हैं बताइए उस केस के बारे में, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, नो नहीं बता सकते। आप कह देंगे डायरेक्ट जाकर कि आप PIB की वेबसाइट से जाकर चेक कर लीजिए, हाँ। लेकिन एक्सेप्ट द अकॉर्डेंस विद एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर, अगर एक स्पेशल ऑर्डर निकला हुआ है या जनरल एक ऑर्डर आपके लिए निकाला गया है कि आप जाइए मीडिया में जाके बोलिए इस तरीके से आपने ये काम किया, तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑर्डर मिला है तो आप जाएंगे और वहाँ जाकर आप बता सकते हैं। ये है कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या आपको या जो है मिनिस्टर्स हैं या फिर जो भी आपकी हायर अथॉरिटीज़ है उसके द्वारा आपको बताया गया होगा कि आपको जाना है और मीडिया के सामने ये बात रखना है, तो उसमें जाकर आप जो है ये बात रख सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है डायरेक्टली किसी भी बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकता मीडिया के सामने या किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रूल नंबर 12 सब्सक्रिप्शन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है वो चंदा जिसे हम बोलते हैं इकट्ठा नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। फिर वही बात दोस्तों, प्रीवियस सैंक्शन है तो वो कर सकता है। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है क्या, जैसे ऐसे आप अगर वो रेज फंड करेगा तो उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, ये चीज़ आपको एक याद रखनी है। इसके अलावा उसके लिए 3 जगह ऐसी हैं जिनके लिए अगर वो 3 चीज़ों के लिए अगर वो चंदा इकट्ठा करता है, सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उसके लिए नो परमिशन रिक्वायर्ड, ठीक है, लिख लीजिएगा, नो परमिशन रिक्वायर्ड, तो उसे परमिशन नहीं चाहिए। कौन कौन सी चीज़, एक तो है फ्लैग डे कलेक्शन, ठीक है, फ्लैग डे कलेक्शन के लिए अगर वो सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा है नेशनल फंड्स फॉर कमीशन हार्मोनी, नेशनल फंड्स फॉर कमीशन हार्मोनी, कमीशन हार्मोनी, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो है जिसके लिए नेशनल डिफेंस कुछ फंड करके है, उसमें भी वो जो है उसके लिए भी NATA नेशनल डिफेंस
फंड, इसके लिए जो है चंदा ले सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है वो आप ध्यान से देखिएगा कि नॉट अलाउड, जिसके लिए चंदा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कि जिसके लिए नहीं ले सकता कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, किसके लिए नॉट अलाउड, इसके लिए है वो आप ध्यान से देखेंगे सर। एक तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, मेमोरियल फंड, इसके लिए नहीं ले सकता चंदा। और एक दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इसके लिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो उसके लिए भी चंदा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इकट्ठा नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि डिटेल में कवर हम कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और छोटी मोटी चीज़ अगर मैं सिर्फ इतना ही बताया था कि सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता, सिर्फ प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। क्वेश्चन यहाँ से आता है क्या इन चीज़ों के लिए चंदा ले सकता है, तो आप कहेंगे हाँ ले सकता है। जवाहरलाल नेहरू के लिए ले सकता है, नहीं ले सकता। पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं ले सकता, जवाहरलाल मेमोरियल फंड के लिए नहीं ले सकता। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट जो है रूल नंबर 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप समझिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट गिफ्ट नहीं ले सकता, ठीक है, अगर उसकी ऑफिशियल डीलिंग है उसके साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो गिफ्ट ले रहा है तो वो गिफ्ट नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट होता क्या है पहले आप ये समझिएगा, गिफ्ट क्या होता है, ठीक है। गिफ्ट क्या है पहले आप ये समझिएगा। गिफ्ट में क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि गिफ्ट डज नॉट इंक्लूड या गिफ्ट इंक्लूड, ठीक है। तो गिफ्ट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है वो आप समझिएगा क्या है। गिफ्ट फ्री ट्रांसपोर्ट गिफ्ट कहलाता है, बोर्डिंग, लॉजिंग, इसके अलावा यहाँ पर पेकुनरी एडवांटेज, ठीक है। पेकुनरी एडवांटेज जो होते हैं, पेकुनरी मतलब आय संबंधित या फिर धन वगैरह, मतलब पैसा वगैरह, ठीक है। व्हेन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा ये सब चीज़ दी जाती है तो वो गिफ्ट है। अदर देन नियर रिलेटिव है या फिर और पर्सनल फ्रेंड है या फिर जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, ठीक है। जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है उससे ये सब नहीं ले सकता, ठीक है, और किसी से भी। अच्छा, फिर गिफ्ट क्या नहीं है? सेल नॉट डीम्ड, ये गिफ्ट नहीं समझा जाएगा। क्या गिफ्ट नहीं समझा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये कैजुअल मील, ये गिफ्ट की श्रेणी में नहीं आता। लिफ्ट गिफ्ट की श्रेणी में नहीं आती। अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी ये गिफ्ट की श्रेणी में नहीं आती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? अवॉइड, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए अवॉइड करना चाहिए लेविश हॉस्पिटैलिटी को या फिर फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटैलिटी बाई इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा बार बार कहा जा रहा है, कोई उसे हॉस्पिटैलिटी बार बार दी जा रही है कि चलो ये सब खाते हैं, वो पीते हैं, बढ़िया बढ़िया, तो बार बार उससे जो है अवॉइड करना चाहिए। जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग हो उसके साथ खास तौर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, मतलब क्वेश्चन नहीं इसमें, मतलब नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक गिफ्ट का ही, वो है ऑन ओकेशन। ध्यान से आप समझिएगा, गिफ्ट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओकेशन, ऑन ओकेशन मतलब वेडिंग पर, एनिवर्सरीज पर, फनरल्स पर और रिलीजियस फंक्शंस जो होते हैं उन पर अगर कोई, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सेप्ट जो है एक्सेप्ट कर सकता है गिफ्ट के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट के यहाँ वेडिंग है, एनिवर्सरीज है या फिर फ्यूनरल्स है या फिर कोई रिलीजियस फंक्शन हुआ तो उसमें वो एक्सेप्ट कर सकता है गिफ्ट के लिए अपने नियर रिलेटिव से या फिर अपने पर्सनल फ्रेंड से या फिर उससे जिसके पास साथ ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, 3 लोगों से वो एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है वो आप समझिएगा। अगर मान लीजिए ग्रुप ए पोस्ट का एम्प्लॉय है तो वो 25,000, ठीक है। अगर वो ग्रुप क्या कहते हैं, ग्रुप ए का है तो वो 25,000 रुपीज़ का, और ग्रुप बी का एम्प्लॉय है तो वो 15,000 रुपीज़ का, ग्रुप सी का है तो 7,000 रुपीज़ तक का गिफ्ट वो ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट के लिए, वो इंटीमेट करेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन सुनिएगा। इन अदर केसेस मतलब वेडिंग, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स, रिलीजियस फंक्शंस के अलावा अदर केसेस में वो जो है गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट सैंक्शन के, वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर वो, मतलब आप सुनिएगा इसमें भी कंडीशन है, अगर वो गिफ्ट जो है 5,000 से ज़्यादा का है ग्रुप ए और बी पोस्ट के लिए। जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रुप ए या बी पोस्ट पर है, अगर 5,000 से ज़्यादा का गिफ्ट वो लेता है तो उसे सैंक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट सर्वेंट से। अगर ये सब फंक्शन पे नहीं ले रहा है तो वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल से रिलीजियस फंक्शन नहीं है, वैसे कोई गिफ्ट किसी से लेना चाह रहा है अदर और वो ए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5,000 से ज़्यादा का अगर वो गिफ्ट लेता है तो उसे सैंक्शन लेना होगा।
और अगर ग्रुप सी और डी एम्प्लॉई है तो उसे 2000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट लेना अलाउड नहीं है, अगर वो लेता है तो सैंक्शन देना होगा। ये चीज़ बहुत अच्छी तरह आप समझिएगा। ये जो कंडीशन है थोड़ी सी किस पर यहाँ पर ये मतलब लागू नहीं है, तो जो एक कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जिन्हें विदेश में भेजा जाता है, जैसे हम बोलते हैं इंडियन डेलीगेशन के रूप में जाते हैं फॉरेन में, तो उनको थोड़ा सा आप यहाँ समझिएगा, मैं आपको हिसाब से समझा देता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर वो मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट जाते हैं फॉरेन डेलीगेशन पे भी ऑफिशियल डीलिंग्स है, तो वहाँ से उन्हें जो है गिफ्ट रिसीव नहीं करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी फॉरेन संस्था से जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है। और नेक्स्ट समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी इंडियन डेलीगेशन जो है फॉरेन गया, ठीक है, वो इंडियन डेलीगेशन जो है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कोई भी इंडियन डेलीगेशन है, कोई भी इंडियन डेलीगेशन है, वो कहाँ गया, फॉरेन गया, ठीक है। अब उसके लिए गिफ्ट मिलेंगे, तो इसमें एक कंडीशन आती है गिफ्ट में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिखकर समझाता हूँ, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यहाँ पर दो चीज़ आती हैं, एक तो होता है सिंगल गिफ्ट और एक होता है क्या कहते हैं, मोर देन वन गिफ्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए सिंगल गिफ्ट जो है 5000 से मतलब इतने तक का है, तो वो मतलब रख सकता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर इससे ज़्यादा का है, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा का है तो उसे क्या करना होता है, तो वो जो है जो भी सेक्रेटरी जो होता है उसका हेड, उसके लिए उस सेक्रेटरी को दे देना होता है। और सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू जो है, जो तोश खाना होता है, जो तोश खाना बना हुआ होता है, तोश खाना में जमा करवा दिया जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बारे में हालांकि और भी डिटेल है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए मोर देन वन गिफ्ट की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए गिफ्ट 15000 तक का है तो वो जो है एम्प्लॉय खुद रख सकता है उसके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए गिफ्ट इससे ज़्यादा का हुआ, ठीक है, अगर गिफ्ट इससे मान लीजिए ज़्यादा का हुआ तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि सेम वही कंडीशन है, तो वो जो है या तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है पे करके उस गिफ्ट को ले सकता है, उस गवर्नमेंट की जो फीस है वो पे करेगा, फिर वो ले लेगा जितने का वो गिफ्ट है, ठीक है। और जो तोश खाना में रखवा दिया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 मेंबर यहाँ पर कमेटी होती है, जिसमें कि जेएस जूनियर सेक्रेटरी जो हम बोलते हैं जेएस, और इसके अलावा अंडर सेक्रेटरी जॉइंट, जेएस मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, और एक कस्टम ऑफिसर, ये इसमें होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी प्रोसेस है, ये मतलब इस तरीके का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें याद रखिएगा, थोड़ी सी बात ये याद करने लायक है, ठीक है। बाकी जो है गिफ्ट जो मिलता है, तो वो इसकी जो जानकारी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो इंडियन डेलीगेशन में गया है, विदिन 30 डेज़ के अंदर ये जो जानकारी है ये सेक्रेटरी के लिए देनी होती है कि हाँ हमें ये गिफ्ट मिले हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये मैंने जो बताया है वो आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। कुछ भी अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भी, तो आप कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा कि हमें ये कम समझ में नहीं आ रहा है, या आप थोड़ा छोटा करके पढ़ाइए तो मैं और शॉर्ट में पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो फिर इतना तो टाइम लगेगा ही, तो आपको भी पेपर अगर निकालना है थोड़ा डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आप समझिएगा। अब बात करते हैं हम डाउरी की, 13A की बात कर लेते हैं। डाउरी क्या होता है, डाउरी मतलब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डाउरी एक्ट भी है, दहेज की यहाँ बात चल रही है जिसे हम बोलते हैं डाउरी। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इसे नहीं ले सकता, ना ले सकता है ना दे सकता है, ये सिंपल सी इसमें बात है। तो उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि डाउरी का लिए एक्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है 13A बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाउरी से रिलेटेड क्या है, एक्ट है 13A, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे और इतने से क्वेश्चंस आपके काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद के जो रह गए 14 से लेकर 25 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इसके बाद में जो वीडियो रहेगा मेरी समझ से करीब 20 मिनट्स का ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत छोटे बेसिस पे पढ़ लेंगे, जिसमें कि यार रूल नंबर 18 थोड़ा सा बड़ा है और बाकी तो रूल बहुत छोटे हैं, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जैसा भी आपका सुझाव हो उस तरीके से हम इस वीडियो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।